हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनल इकोनॉमिक हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है और किस तरीके से इसमें चाइना का ट्रेड डील में इम्पैक्ट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि 31 नेगोशिएशंस के बाद में फाइनली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को फुल एंड फाइनलाइज कर दिया गया है। तो इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सब का पूरी ट्रेड डील पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, स्पेशली चाइना का इस बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड ब्लॉक में ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। नाउ जस्ट 2 वीक पहले ही चाइना ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे हम RCEP बोलेंगे, इसके साथ इसके जो बाकी कंट्रीज़ हैं 14 दूसरी एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज़ हैं, इनके साथ में एक मेगा ट्रेड डील साइन करा है। नाउ आपको पता है कि USA और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। तो इसी ट्रेड वॉर के बाद में और स्पेशली कोविड के इम्पैक्ट के बाद में चाइनीज़ लीडर अपने आप को दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। उनका कहना है कि USA के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव में या फिर प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज़ में ज़्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने इस तरीके से वर्ल्ड का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसे इम्बैलेंस कर दिया है। तो चाइना एज ए लीडर बन के आगे आ रहा है, जिसके अंदर वो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को फिर से बैलेंस करेगा एंड ही विल बी प्रोटेक्टिंग द चाइना विल बी प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो इसी बात पे पूरा हमारा आज का आर्टिकल है और साथ ही में हम ये भी समझेंगे RCEP क्या है। तो RCEP का जो इम्पोर्टेंस है वो कोविड के बाद में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा। इसे बोल सकते हैं कि इट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड ब्लॉक इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड इट हैज़ ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो इकोनॉमिक शिफ्ट है, जो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ शिफ्ट है, जो ग्रोथ पोल है वर्ल्ड का, वो एशिया की तरफ, चाइना एंड स्पेशली चाइना एंड देन एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड दैट इज़ पोस्ट कोविड। तो इसी एक्सेलरेटिंग में जो ये जो ग्रोथ है, जो एक्सेलरेशन है, इकोनॉमिक एक्सेलरेशन है, ये जो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसके अंदर RCEP की जो सुपीरियर परफॉर्मेंस, RCEP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है हमारी, इसकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है कोविड में। और ये बहुत सारी स्टडीज़ में ये बताया गया है कि इन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स जैसे कि यूरोप और अमेरिका को आउट परफॉर्म करा है कि बहुत बेहतरीन गवर्नेंस की फैसिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के लिए, कि जिस तरीके से इन्होंने इस कोविड पेंडेमिक को हैंडल करा है ये काबिले तारीफ़ है। और इसी की वजह से जो इकोनॉमिक शिफ्ट है, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होने हैं, जितना ज़्यादा हमारा पूरा जो ग्रोथ पोल है, इट इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स दीज कंट्रीज, इट इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर ट्रेड ब्लॉक। इसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों बड़े प्लेयर्स हैं RCEP में और ये एक साथ आके टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनेंगे। साउथ कोरिया, जापान और चाइना तीनों एक साथ मिलकर टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनने वाले हैं। और ये पावर हाउस ना सिर्फ अपनी 3 कंट्री की जॉइंटली बल्कि पूरे RCEP की जो वैल्यू है इसको इन्हांस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है। बहुत ही रिसेंटली इसको साइन करा गया है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वर्चुअल समिट के अंदर, जो आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो कि किस तरीके से वर्चुअल समिट के अंदर इसको फाइनलाइज करा गया था। तो इसके जो मेंबर हैं सारी एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें आती है हमारी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और इसके साथ ही में 5 बड़े प्लेयर, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 5 बड़े प्लेयर एशियन कंट्रीज़ प्लस दीज 5 कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ द RCEP। नाउ आपको इंडिया का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन हमने UPSC की तैयारी या बाकी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार इंडिया का नाम सुना है हमने कि क्यों
किस तरीके से इंडिया जो है नेगोशिएशंस को आगे लेके चल रहा था, लेकिन फाइनल जो मेंबर्स हैं उसमें इंडिया का नाम नहीं है। क्या रीज़न है कि इंडिया ने RCEP पैक्ट पे साइन नहीं करा है? इसके जो मेंबर्स हैं ये जनरली 30% ऑफ द ग्लोबल GDP को अकाउंट करते हैं। इसमें RCEP के अंदर क्या प्रोविजंस होंगे? इसके अंदर ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्रोविजंस करे जाएंगे ना। RCEP समझिए कि इसमें क्या है कि इन सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक ब्लॉक बना लिया है और इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में डील्स करेंगी, एग्रीमेंट्स लेगी, और उन एग्रीमेंट्स के तहत उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा इन कंट्रीज़ के बीच में, उस पर टैक्सेस को, जो ड्यूटीज़ लगती हैं उनको मिनिमम रखा जाएगा और स्पेशल एग्रीमेंट्स बनाए जाएंगे। तो इसमें जैसे कि आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, ई-कॉमर्स के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इन सब के लिए प्रोविजंस बनाए जाएंगे। और इसमें जो 3 बड़े लार्जेस्ट प्लेयर हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर चाइना, जापान और साउथ कोरिया आती हैं। दे आर पार्ट ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इतने ट्रेड ब्लॉक्स बने हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं ट्रेडिंग के, लेकिन पहली बार चाइना, जापान और साउथ कोरिया किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर हुए हैं। यहाँ पे इंडिया का जिक्र आ रहा है कि क्यों इंडिया का नाम आपको इसके मेंबर लिस्ट में नहीं दिखा था, क्योंकि 4 नवंबर 2019 को इंडिया ने इस एग्रीमेंट के नेगोशिएशन से बाहर निकल गई थी। इंडिया ने नेगोशिएशंस को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद चाइना एंड जो बड़े ब्लॉक्स हैं सब ने काफ़ी बोला कि इंडिया शुड रीजॉइन, लेकिन इंडिया ने रीजॉइन नहीं करा। क्या कंसर्न है इंडिया के, उसको भी देखते हैं। तो इंडिया ने लास्ट टाइम विड्रॉल कर लिया था। लास्ट टाइम विड्रॉल के अंदर इंडिया के मेजर कंसर्न थे कि इस डील के अंदर, RCEP डील के अंदर, इट रिक्वायर्स ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ द टैरिफ, कि आप जो ट्रेड ब्लॉक है, जो जिन 2 कंट्रीज़ या मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है, इसमें जो टैरिफ लगते हैं, इंपोर्ट के टैरिफ लगते हैं, उन टैरिफ को धीरे धीरे ग्रेजुअल एलिमिनेशन करा जाएगा। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मार्केट को ये डर है कि चाइनीज़ गुड्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में फ्लड कर जाएंगे। चाइना सस्ते सामान को, अपने सामान को बहुत ही सस्ती रेट पे इंडिया में एंटर कर देगा। आप मना नहीं कर पाओगे, आप उस पर कोई टैरिफ या ड्यूटी नहीं लगा पाओगे। इसकी वजह से इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होगा। नाउ RCEP के बारे में फिर से देखो। RCEP एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किनके बीच में? एशियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, इनके बीच में 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 15 मेंबर कंट्रीज़ वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन को और 30% ही ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट करती है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड ब्लॉक इन द हिस्ट्री है। तो इसमें जो 10 एशियन मेंबर्स और जो 5 दूसरे ट्रेड पार्टनर्स हैं, इन्होंने कब साइन करा? ये 15 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल एशियन समिट हुआ था जो वियतनाम में होस्ट करा गया था। उसी में RCEP को फाइनली साइन करा गया है, बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद में। नाउ इसमें इंडिया नेगोशिएशन का पार्ट था फ्रॉम द लास्ट 9 ईयर्स। इंडिया नेगोशिएशन का पार्ट था, लेकिन नवंबर 2019 में इंडिया ने अपने आप को नेगोशिएशन से हटा लिया, बाहर आ गया है, क्योंकि हम इसके इनएडिक्वेट सेफगार्ड्स और जो इन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ लोअर करी है उसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था हमें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को हर्ट करता, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हर्ट करता, एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर को। इन सब को बचाने के लिए इंडिया को लग रहा था इन सबको थ्रेट है, तो इन सभी के लिए मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया ने RCEP से बाहर आ गया था। ये ट्रेड पैक्ट जो है ये पूरी एशिया पैसिफिक की हाई इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं, इन सब के द्वारा 2011 में एक एशियन समिट हुई थी बाली के अंदर। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2011 में बाली, इंडोनेशिया में जो एशियन समिट हुई थी, वहाँ पे इस आइडिया को कंसीव करा गया था कि हमें इस तरह का एक ट्रेड ब्लॉक बनाना चाहिए। और 2012 में जब कंबोडिया में आया था तब इसके फाइनल नेगोशिएशंस हुए थे। नाउ आप पूछोगे नेगोशिएशंस क्या होते हैं? कोई भी ट्रेड ब्लॉक जब बनता है तो सारी कंट्री के मेंबर्स आपस में बैठते हैं और अपनी अपनी बात आगे रखते हैं कि हमें इस तरह का ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए, हमें इस तरह का ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए। नाउ एवरी कंट्री लुक्स फॉर इट्स ओन बेनिफिट।
तो इन सारे बेनिफिट्स को, सबकी बातों को एक टेबल पे एक साथ लेके आना, सबकी बातों से सहमति होना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आप देखिए कि 2011 में कंसीव हुआ, 2012 में फॉर्मल नेगोशिएशंस की, अभी हर साल मीटिंग होगी, हम बातचीत करेंगे, हम लोग एक फॉरवर्ड लुकिंग वे में इसके बारे में सोचेंगे और इसे प्लान करेंगे। उसमें 10 साल, लगभग 10 साल लगे इसको फाइनलाइज होने में। तो ये उम्मीद करी जा रही है कि लगभग 90% का जो टैरिफ है इंपोर्ट्स पे होता है, जब इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में आप जानते हैं, तो 90% तक का जो इंपोर्ट पे टैरिफ है वो इन कंट्रीज़ के बीच में से हटा दिया जाएगा और एक कॉमन रूल स्टैब्लिश करा जाएगा ई कॉमर्स, ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं। RCEP पहला ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट है जो चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। ये दीज आर द 4 ऑफ 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, 5वीं इंडिया है। तो इन 4 इकोनॉमीज़ के बीच में ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट। और कोविड के टाइम में जिस तरीके से इन एशियन कंट्रीज़ ने, एशिया ने जिस तरीके से विजिलेंस दिखाई है, जिस तरीके से इन्होंने इतना एक्टिवली कोविड के लिए काम करा है, तो इसीलिए द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इट इज़ पुल्ड टूवर्ड्स द एशिया एंड स्पेशली इन टूवर्ड्स दिस 5 बिग इकोनॉमीज़। और ये जो इट ऑल्सो एम्पलीफाई कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर में जो डिक्लाइन हुआ है, जो हमें पता है कि हम काफ़ी टाइम से न्यूज़ में देखते आ रहे हैं, उसको इसने एम्पलीफाई कर दिया है। तो ये कंट्रीज़ हैं RCEP की। आप देख सकते हो इंडिया के बारे में, इंडिया यहाँ पे कलर्ड नहीं है, जिसका मतलब है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो न्यूजीलैंड भी इसका मेंबर है, आप देख सकते हो। तो ये सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडिया RCEP का मेंबर है या नहीं है, इसके बारे में भी। इस एग्रीमेंट के अंदर आपको टैरिफ रिड्यूस करा जाएगा और जो रेड टेप ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उसको कम से कम करा जाएगा कि अगर कोई भी 2 कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसको मिनिमम टाइम में बहुत ही स्मूथली कर दिया जाएगा। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द यूनिफाइड रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि जहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको वहीं का माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे चाइना ने थाईलैंड में जाके अपनी कपड़ों की एक फैक्ट्री लगा दी और उसने मेड इन चाइना का टैग लगा दिया, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। इस वजह से जो इंटरनेशनल चेन सप्लाई और जो ट्रेड से इस रीजन में इस तरीके से फैसिलिटेट करे जाएंगे। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है कि ये लेबर यूनियंस पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे फोकस नहीं करता है। आपको कंफ्यूज करा जा सकता है पूछ के कि RCEP एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे। चलो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का तो आपको उसे कैंसिल आउट करना है। RCEP एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं करता है और ये लेबर यूनियंस के लिए भी कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं देगा कि सारी कंट्रीज़ में इस तरह की लेबर यूनियन या फिर एनवायरमेंटल लॉज होने चाहिए क्या, इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं है। तो ये था हमारा RCEP के बारे में। RCEP के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बात पे क्या इंडिया ने RCEP से बाहर निकल के अच्छा काम करा या नहीं करा, इफ़ यू वांट टू हैव अ वीडियो ऑन दैट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे little_simple_buddha पे, यहाँ पे मैंने बायो में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, सो यू कैन डाउनलोड दैट PDF from here. So this is it here. I'll see you guys in the next. Till then, be happy. Jai Hind.